जो वीडियो है ये आपके एग्जाम के तैयारी के लिए स्पेशल फटाफट उसके लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? तो हीरा आपको मालूम है कि सहसंयोजक रवा है। कैसा रवा है? तो सहसंयोजक रवा है, सहसंयोजक ठोस है। NaCl का रवा की संरचना कैसी होती है? तो NaCl की रवा की संरचना होती है फलक केंद्रित। याद रख लीजिएगा, फलक केंद्रित यानी कि FCC होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो आपको मालूम है कि हीरा क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। आगे है घनाकार क्रिस्टल में ब्रावेश जालकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रावेश जालकों की संख्या होती है 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रावेश जालकों की संख्या होती है 3 और टोटल 14 गो ब्रावेश जालक है। कितना है? 14 गो ब्रावेश जालक है। ठीक है, आगे चले तो आगे देखिए, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्ति याद रखिएगा, अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। 8 गोलों से नहीं, 6 गोलों से घिरी होती है। और चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से घिरी होती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्टकी दोष के कारण। किसके कारण? शॉर्टकी दोष के कारण क्या होती है? तो घनत्व में कमी होती है, क्योंकि उसमें से जो धनायन और ऋणायन है वो समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? यहाँ पे आप लोग बताइए, फेरोचुंबकीय पदार्थ Fe3O4, Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इसमें से क्या है? तो कांच अक्रिस्टलीय है। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय है। आगे चलते हैं, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? एफ सेंटर्ड। इसको याद रखिएगा, बीबीआई है, एफ सेंटर्ड है। ठीक है, एफ सेंटर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, आगे रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? एफ सेंटर्ड। क्या होता है? एफ सेंटर्ड। बेरवादार ठोस का उदाहरण है रवादार ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा? रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो परमाणुओं की संख्या आ जाए तो 12। कितनी होती है HCP में? याद रखिएगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP में कितना होता है? 12 होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा CrO2। ये याद कर लिए, आपका चैप्टर नंबर 1 का झंझट खत्म। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन यहीं से आएगा तो आएगा, यहीं से आएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे है क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के? याद रखिएगा, 4 प्रकार के। रवादार ठोस है, रवादार ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, हीरा हो जाएगा कि ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गुण अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है HCP संरचना में। देखिए, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज आ जाए तो 74, 0.74 परमाणुओं की संख्या आ जाए तो कितना? 12। ठीक है, आगे है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है और ब्रावेश जालक की बात कर दे तब 14 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। BCC में, BCC का संकुलन क्षमता कितना होता है? आपको मालूम होना चाहिए 68%। तो 100 में 68% अगर भरा हुआ है तो 32% खाली होगा, 32% खाली होगा। संकुलन क्षमता आपको याद होना चाहिए, SCC का 52%, BCC का 68%, ठीक है, और
एफसीसी का 74% याद होना चाहिए आपको, ठीक है, याद होना चाहिए। ये संकुलन क्षमता होता है। 100 में से घटा दीजिएगा, वो खाली स्थान हो जाएगा। आगे चलिए एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी कि HCP है, संरचना में होता है। तो धातुओं की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। याद रखिएगा HCP का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? 12 होता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, यानी कि NaCl का क्रिस्टल अगर बात करें, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, NaCl का क्रिस्टल की समस्या कैसी होती है? तो फलक केंद्रित होती है। कैसी होती है? फलक केंद्रित घनीय होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड का जालक होता है अष्टफलकीय। कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड का फलक होता है अष्टफलकीय, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? किस धातु की समन्वय संख्या? तो पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का, ठीक है। आगे ब्रैग समीकरण है, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रैग समीकरण है n लैम्डा 2d sin थीटा, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। याद कर लीजिएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिक्स बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि BCC में बोला है कितना होगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। BCC में कितना होता है? 2 होता है। सिंपल क्यूबिक यानी कि SCC का बात कर रहा है, SCC का संकुलन क्षमता 52% होता है। इसमें बोला है सेल की संकुलन क्षमता 52%। कितना? 52%। खाली जगह पूछता तो 100 में से 52 को घटा देते, 48 आता। कितना आता? 48%। खाली स्थान पूछता तो यहाँ पे संकुलन क्षमता पूछा है 52%। आगे है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता, ठीक है। मोललता, इसमें अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा। मोलरता और मोललता में अंतर जरूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण, ठीक है। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? पाई बराबर CRT या P बराबर CRT हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको P बराबर CRT ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। P बराबर CRT परासरण दाब के लिए समीकरण है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली में परासरण क्रिया द्वारा विलायक के कण जो अणु है वो निकलेंगे, विलायक के अणु निकलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 वाले में। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श में क्या है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? निम्न में विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? तो अनुसंख्य गुण आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से अनुसंख्य गुणधर्म परासरण दिखाई दे रहा है। परासरण दाब आप लोग पढ़े हो। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है? तो ये होता है K2SO4 के लिए। K2SO4 के लिए याद रखिएगा, NaCl से ज्यादा होता है K2SO4 का। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है बोला है? नहीं है तो प्रकाशीय क्रियाशीलता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाशीय क्रियाशीलता क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। और अनुसंख्य गुणधर्म में आप लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन याद कर लीजिएगा, क्वथनांक में उन्नयन याद कर लीजिएगा और हिमांक में अवनमन याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए। अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है
तो घुल्य के मोल की संख्या n बटा n प्लस n, ये कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? ताप से स्वतंत्र कौन सी होती है? तो मोललता होता है। क्या होता है? मोललता होता है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग मोलरता और मोललता में अंतर याद कर लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघट्ट पर उबलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एजोट्रॉप। एजोट्रॉप, ये क्वेश्चन दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। समुद्र जल का परिसारण दाब लगभग होता है, कितना होता है? 30 एटीएम। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 एटीएम। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, याद कर लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, सी हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है? ऊपर भी आया हुआ था, प्रकाशिक सक्रियता। प्रकाशिक सक्रियता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये तो याद कर लीजिएगा, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको छाट के लगा दिया है अलग। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध होता है, तो याद कर लीजिएगा पाई बटे सी बराबर एस टी। पाई बटे सी बराबर एस टी, ये याद कर लीजिएगा। और एक परासरण दाब के लिए पाई बराबर सी आर टी, चाहे पी बराबर दिया रहता है, अधिकांश जगह पी बराबर सी आर टी दिया रहता है। ये समीकरण आप लोग याद कर लीजिएगा, एक ये और एक ये। पाई बटा सी बराबर एस टी। किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज, किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। विलेय का अगर मोल प्रभाज पूछे तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? तो देखिए, विलेय के लिए स्मॉल n और विलायक के लिए कैपिटल N। मोल प्रभाज को चाई से सॉल्यूशन का बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को योगफल को कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योगफल होता है उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है पी नॉट, याद कर लीजिएगा, माइनस पी एस बटे में पी नॉट। ये एग्जाम में बन रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका 100% बन रहा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? राउल्ट का नियम कौन सा है? तो यहाँ पे राउल्ट का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, P बराबर के एच हेनरी स्थिरांक है और x यहाँ पे देखिए। ठीक है, राउल्ट का नियम। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन परासरण दाब वाला, ये वाला क्वेश्चन परासरण दाब वाला और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, पी भी बराबर एस टी में एस का मान होता है, तो एस का मान किसके बराबर होता है? तो आर के मान के बराबर होता है, आर के मान के बराबर होता है। आदर्श विलयन में मिश्रण होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन में शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परासरण दाब बढ़ता है जब, परासरण दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ता है? तापक्रम बढ़ता है तब, तापक्रम बढ़ता है तब। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, 0 डिग्री से कम हो जाता है, यानी कि क्या हुआ? हिमांक में अवनमन हो गया, कमी हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। जब परासरण क्या हुआ? तो जब इसका हम लोग बोले, क्या बोला है? बर्फ के में नमक मिला देने पर बर्फ के ताप 0 डिग्री से कम हो जा रहा है, कम यानी कि अवनमन। ठीक है, कम यानी कि अवनमन हो गया हिमांक में। आगे आइए, आगे, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। आपको मालूम है कि मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। मोलरता और मोललता में अंतर आप लोग याद करके एकदम जाना, मोलरता एवं मोललता में अंतर आपको याद करके जाना है। ठीक है,
अब उस समय आप लोग मत बोलिएगा कि हाँ हमने नहीं बताया था। तो ये आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से अलग से मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बनाया हूं, और आप लोग के लिए और भी इस तरीके का वीडियो आगे वाला मैं फटाफट बना देता हूं।